बच्चों और साथियों। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जिनको हम बहुत अच्छे से परीक्षाओं में अटेम्प्ट करेंगे और उन घटनाओं को जो कि हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं उनके बारे में जानेंगे। सेशन शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लें। कल है शिक्षक दिवस, कल मीन्स आज है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। कमेंट्स भाग में जो तथ्य लिखिएगा ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बातें शिक्षक दिवस पर लिखिएगा। जिन लोगों को लगता है कि शिक्षक दिवस पे शिक्षक से मिलना होगा या जुड़ाव प्रदर्शित करना है, वो निसंकोच कल 2:25 यानी 2:15 के आसपास कोचिंग पे मिलें। 2, 4, 5 लोग, ये नहीं कि वहाँ भीड़ इकट्ठा कर दें। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको आना है, इसलिए ताकि आपका एक व्यू होता है शिक्षक के प्रति और हमारा व्यू होता है आपके प्रति। जिन लोगों को लगता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि सर हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो जो लोग भी मिलना चाह रहे हैं तो सीमित अवधि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2:25 to 2:20, 2:20, 2:25 के आसपास हम वहाँ से गुजरेंगे। क्लास तो हम अब घर से लेते हैं, तो इसलिए ज़्यादा समय ना आपके पास होगा ना हमारे पास। तो जिन लोगों ने मैसेज किया उनके लिए मैसेज था कि अगर वो मिलना चाहें, क्योंकि सबको मैसेज देना संभव नहीं था, क्योंकि एक ग्रुप में 200, 150, 140, 100, 250 लोग जुड़े, आफत हो जाएगी हमारे लिए। तो इसलिए कृपया करके सब कुछ लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं इस सेशन में और कल के नेक्स्ट सेशन में। आज चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहला बिंदु है, पिछले सेशन का जवाब दीजिए। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? जर्मनी, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। जवाब होगा जापान। चलिए लिख डालिए जापान के बारे में खूब सारा। पहला बिंदु शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुरली रामकृष्ण को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यानी साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक MD और CEO होंगे कौन? मुरली राम कृष्णन, ठीक। साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय त्रिशूर, केरल में। साउथ इंडियन बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, ठीक। अगला, लेट अस ड्रीम द पाथ ए बेटर फ्यूचर, पॉप फ्रांसिस की पुस्तक का नाम है। देखते हैं क्या है। पॉप फ्रांसिस 2020 में अपनी बुक लेट अस ड्रीम पुस्तक को रिलीज करने के लिए तैयार हैं। इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। उन्होंने इस बुक में अपने निजी जीवन से जुड़े 3 प्रमुख संकटों का हवाला दिया है। तो ये है बुक लेट अस ड्रीम, किसकी? पोप फ्रांसिस की, जो इस समय पॉप है, या यूँ कहें कि भारत के विश्व के पादरी के रूप में स्वीकार किए गए। यस, इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर और दिग्गज क्रिकेटर डेविड कैम्पबेल का निधन हुआ। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 1987 से 1990 तक खेलते हुए 15 टेस्ट और 23 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। उन्होंने 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। ये कोई क्वेश्चन नहीं बने। क्वेश्चन क्या बनेगा? अभी हाल ही में डेविड कैम्पबेल का निधन हुआ, वो किस देश के थे? नंबर 1। किस खेल से संबंधित है? नंबर 2। बाकी चीज़ें बेकार। यस, भारत के पी ईयान ने जीता वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इसे जीतने के लिए संभावित 9 में से 7.5 अंक स्कोर किए, जिसमें 6 जीते और 3 ड्रा रहे। तो कुल मिला के सवाल कहाँ से बनेगा वो देखिएगा। एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट
को कौन जीता, तो पी इंडियन ने जीता। किस क्रम का था, 48वें क्रम का था। ठीक। यस। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई। प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी को www.homeutsav.icici.com पर देखा जा सकता है। कोई एक सवाल नहीं बनेगा। सवाल क्या बनेगा वो देखिए, होम उत्सव किस बैंक द्वारा प्रारंभ की गई योजना है, तो आईसीआईसीआई बैंक में है। ये आपको जरूरी है। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में भी पेपर में आ चुका है। एमडी और सीईओ कौन है, संदीप बख्शी। और इसकी टैगलाइन है, हम हैं ना ख्याल आपका। ठीक। जनजातीय कार्य के लिए उत्कृष्टता केंद्र, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिन लंबे राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन, नोट करेंगे, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है। अब आपसे सवाल क्या पूछेगा कि जनजातीय कार्य के लिए उत्कृष्टता केंद्र पर 2 दिवसीय सम्मेलन किस नाम से आयोजित किया गया, तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन के नाम से। ठीक। यस। चलिए, आवाज़ गड़बड़ हो गई थी, देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1997 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और वर्तमान में टोक्यो में स्थित राष्ट्रीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत है। ठीक। क्रोएशिया जहाँ पर ये राजदूत बनाए गए, वहाँ की राजधानी है जाग्रेब, मुद्रा है क्रोएशियाई कूना। क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविक। लीड गड़बड़ होने से गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, हो जाता है ना। आइए अगला, सऊदी अरेबिया 2020 क्या है। सऊदी अरब में वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की। कोविड-19 महामारी संकट की स्थिति के बारे में बुलाई गई इस आभासी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के दौरान भारत ने G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेट क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपुल, यानी लोगों के समन्वित क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर स्वैच्छिक G20 व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। यह नया प्रस्ताव निम्नलिखित 3 मानदंडों पर होगा। पहला मानदंड, किस आधार पर उनको किसी व्यक्ति को बाहर जाने दिया जाए, किस माध्यम से किसी को रखा जाए, या किस माध्यम से सीमाओं का हस्तक्षेप ना होने दिया जाए, है ना। अगला है एनटीपीसी के बारे में, बहुत सारा हम आपको पढ़ा चुके हैं कई बार। चलिए इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए जल्दी से। एनटीपीसी ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड की टीम ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य बिजनेस सिमुलेशन चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल 2020 जीता। एनटीपीसी वेल्लूर तमिलनाडु की टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में 112 संगठनों की टीमों के खिलाफ मुकाबला करने के पश्चात राष्ट्रीय का खिताब जीता है। ठीक। सवाल कहाँ से बनेगा वो देख लीजिए। एनटीपीसी
लिमिटेड की टीम ने कौन से उसको जीता है? तो एनटीपीसी का वर्चुअली उपक्रम जीता है। ठीक। दूसरा, यस, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी, नोट करेंगे, इंद्र नेवी का 11वां संस्करण आरंभ हो गया। द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में 4-5 सितंबर 2020 तक किया जाएगा। समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी दोनों सेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध का प्रतीक है। यहाँ सवाल क्या बनेगा, देख लीजिएगा। इंद्र नेवी किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और रूस के बीच हुआ। कहाँ पर हुआ? बंगाल की खाड़ी में हुआ। कब हुआ? 4 से 5 सितंबर को हुआ। अब देखो, रूस की बात है तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल, नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। ये महत्वपूर्ण बिंदु थी। चलिए, अडानी ग्रीन के बारे में आपको बताते हैं, जिसको लेकर बड़ा विवाद मचा हुआ है, और विवाद कैसे सही होगा चलिए हम एक एक करके देखते हैं। ठीक। अडानी ग्रीन ने विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का दर्जा हासिल किया। क्या है? भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 और सौर ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है। 2.3 गीगावाट क्षमता के साथ अडानी ग्रुप सोलर पावर में टॉप डेवलपर बन चुका है। वैश्विक सौर कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग में अडानी ग्रुप को नंबर 1 वैश्विक और सौर ऊर्जा उत्पादन संपत्ति के मालिक का दर्जा दिया गया है। मेरकॉम कैपिटल द्वारा वैश्विक सौर कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग में अडानी ग्रुप को शीर्ष वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनी का दर्जा दिया गया है। मेरकॉम की स्टडी के अनुसार अडानी ग्रीन का सौर ऊर्जा पोर्टफोलियो अब 12.32 गीगावाट तक पहुंच चुका है, जो साल 2019 में अमेरिका में इंस्टॉल की गई कुल क्षमता से अधिक है ना। 10.1 गीगावाट की निर्माणाधीन परियोजनाएं। कंपनी के पास 10.1 गीगावाट की निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं। इस लिहाज से भी कंपनी शिखर पर है। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने इस रैंकिंग के बारे में बताते हुए कहा कि इस रैंकिंग को प्राप्त करना एक पर्यावरण हितैषी ऊर्जा के भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने की हमारी प्रतिबद्धता का सीधा परिणाम है। परियोजना का महत्व क्या है? तो गौतम अडानी ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि हमारा अक्षय ऊर्जा का प्लेटफॉर्म हमारे मुख्य व्यवसाय के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि यह बिजनेस नए आयामों को हासिल करेगा। कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी के अनुमान बताया कि आने वाले 1 दशक में कई बिजनेस मॉडल्स पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा का चलन और तकनीक की पकड़ बेहतर होगी। 2025 तक 25 गीगावाट का लक्ष्य। कंपनी ने कहा कि निर्माणाधीन और सक्रिय क्षमता के आधार पर मेरकॉम कैपिटल ने अडानी ग्रीन को महज 5 साल की समयावधि में दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा कंपनी करार दिया। कंपनी का लक्ष्य है साल 2025 तक 25 गीगावाट की इंस्टॉल की गई क्षमता तक पहुंचाना। ठीक। कंपनी द्वारा पहली सौर परियोजना की स्थापना। कंपनी ने 2015 में अपनी पहली परियोजना की स्थापना की और साल 2017 में ही कंपनी ने 2 सौर परियोजनाओं को पूरा कर दिया। कंपनी साल 2018 में लिस्ट हुई थी। मेरकॉम की घोषणा के बाद कंपनी के शेयर 10% की तेज़ी के साथ 546 रुपये के भाव तक पहुंच गए। ठीक। एक नज़र में देख लीजिए अडानी ग्रुप के बारे में। तो अडानी ग्रुप दुनिया के सबसे अधिक एकीकृत सौर कंपनियों में से एक है। यह सोलर सेल और मॉड्यूल का निर्माण करता है, परियोजना विकास, निर्माण, वित्तीय संरचना आधारित उपक्रमों का संचालन करता है तथा स्वामित्व और अपने सुदृढ़ आंतरिक परिसंपत्ति प्रबंधन प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी परिसंपत्तियों का परिचालन भी करता है। अगला देखिए, ये थे महत्वपूर्ण बिंदु। जल्दी से कुछ तथ्य हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको नोट कर लीजिएगा। हम हिंदी के लिए, किसी ने कहा था तो मैं 10 बिंदु हिंदी के लिए लेकर आया हूँ, उनको एक एक करके आप देख लीजिएगा। ठीक। चलिए, पहला बिंदु क्या है? हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो लगभग 1000 ईसा से। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? तो 10 राज्यों की। देवनागरी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। ध्वनि संकेतों को स्थायी रूप देने के लिए किसकी खोज की गई? लिपि की। भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चिन्हित किया गया है? तो हिंदी भाषा को चिन्हित किया। किंडरगार्टन विधि के आविष्कारक कौन है? फ्रॉबेल। देवनागरी लिपि कौन सी है? वैज्ञानिक लिपि है। त्रिभाषा सूत्र में कितनी भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाता है? तो 3 भाषाओं में। एक स्थानीय भाषा,
एक हिंदी भाषा और एक कोई विदेशी या सशक्त भाषा। भाषा एक सांकेतिक साधन है, किसकी युक्ति है? बाबूराम सक्सेना की। संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि ने अपनी महान कृति अष्टाध्याय में व्याकरण को क्या कहा है? तो शब्दानुशासन के रूप में व्यक्त किया है। ठीक, चलिए जल्दी से आ जाइए। आज का अंतिम प्रश्न, आज के अभ्यास का प्रश्न है आपका, माई IAF ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? माई IAF ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? तो BSF, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और उत्तर प्रदेश पुलिस। तो आपको बताना है किसके द्वारा शुरू किया गया IAF ऐप। ठीक, तो ये था आज का हमारा सेशन। करंट अफेयर्स को ध्यान से नोट कर लीजिएगा और बिंदुओं को तैयार करते हुए आगे बढ़ते चलिएगा। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।